हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से रुतबा ने सारी बातें तैयबा के बारे में अतीका को बताई हैं तो वो सारी बातें तैयबा भी सुन लेती है। तो उस दिन से तैयबा के जहन में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं और उसको ख्यालात इतने ज़्यादा आते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आगे चलकर अब तैयबा के साथ क्या होने जा रहा है। क्या सारा मोहल्ला तैयबा के ऊपर बदनामी का दाग लगाकर उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रुतबा वाली बातें भी तैयबा के जहन में घूम रही होती हैं और कुछ मोहल्ले वाले लोग भी दरवाजे पे आते हैं। तो जैसे ही तैयबा दरवाज़ा खोलती है तो वो मोहल्ले वाली जितनी भी औरतें होती हैं तो वो सारा तैयबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं और उसके ऊपर दाग लगाती है। जैसे ही तैयबा ये सारी बातें सुनती है तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो शोर मचाना शुरू कर देती है। जैसे शोर मचाती है तो अतीका उसके पास भाग कर आती है। तैयबा बार बार यही कह रही होती है और अपनी आंखों के ऊपर हाथ डालकर पड़ी होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे बचा लो। अतीका उसके पास आती है, उससे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि तैयबा कुछ भी नहीं हुआ, आखिरकार कौन था दरवाजे के ऊपर जो आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। रुतबा भी आ जाती है बेचारी, वो भी बड़ी परेशान होती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। लेकिन इतनी गंदी बातें तैयबा के ऊपर लगी हैं कि वो उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार वो अब करे तो करे क्या। एक रेहान भी उसे ऐन वक्त पे मुश्किल वक्त में छोड़ कर चला गया और दूसरा दाग उसके ऊपर ऐसा लगा है कि वो कभी भी इस दाग को जितना भी कोशिश करे मिटा नहीं सकती। इस्माइल साहब का जितना भी कारोबार होता है वो ऐसा ऐसा बंद होना शुरू हो जाता है। एक तो उसका कारोबार पैसों की वजह से कि उसकी जो पैसों की लालच वो बहुत ज़्यादा करता है और दूसरा जब मोहल्ले में सबको ये पता चलता है कि इसके घर में गलत काम चल रहे हैं, इसकी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो इस वजह से भी मोहल्ले वाले बहुत ही ज़्यादा उस ऑफिस में जाना बंद कर देते हैं। तो इस बात पे इस्माइल साहब बड़ा परेशान होता है कि उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है जिस पर कोई भी इस ऑफिस में नहीं आ रहा। अचानक एक बंदा आता है, उसकी बड़ी इज्जत करता है, उसको कुर्सी के ऊपर बिठाता है, लेकिन वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इसको ताने देने के लिए आता है और बातें सुनाने के लिए आता है। वहाँ पर उसे सही तरह बातें सुनाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि आप पैसों की लालच में कुछ भी कर सकते हो या आप अपने पैसों की लालच में अपनी इज्जत को भी बेच सकते हो, लेकिन तुम अपनी बेटी की इज्जत को नहीं छुपा सकते। या अब सारे मोहल्ले को पता चल चुका है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर क्या इल्ज़ाम है या तुम्हारी बेटी का किसके साथ चक्कर क्या है। जैसे इस्माइल साहब ये बात सुनते, क्योंकि इस्माइल साहब को इस बातों का इतना पता नहीं होता, तो फ़ौरन वो भाग कर आता है उस बंदे की तरफ और उसका गिरबान पकड़ता है। जैसे उसका गिरबान पकड़ता है तो वो बंदा शोर मचाता है और उससे कहता है कि आपको मेरा गिरबान पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा, आप जाकर पहले अपनी बेटी की हालत देखो या उसका पता करो कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों है। तो वहाँ पर शब्बो बड़ा परेशान होता है, शब्बो को समझ नहीं आती कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, आखिरकार तैयबा ने ऐसी क्या हरकत की है, इसकी बेटी के बारे में उसका हक नहीं था बात करना। तो जैसे ही इस्माइल साहब ये सारी बातें सुनता है उसका जहन इतना ख़राब हो जाता है तो वो ऑफिस बंद करता है और वहाँ से अपनी फुप्पो के पास चला जाता है। क्योंकि उसे कोई भी तकलीफ़ होती है या कोई भी परेशानी होती है तो वो अपनी प्यारी फुप्पो जान के पास जाता है। जैसे वहाँ पर जाता है तो पीछे से अतीका बार बार कालें कर रही होती है इस्माइल साहब को कि तैयबा की हालत जो होती है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही होती है और वो बेहोश हो जाती है। तो इस्माइल साहब उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसके जहन में ये परेशानी होती है कि इस वजह से वो वहाँ पर जाता है। उसकी कॉल नहीं उठाता तो अचानक वो शब्बो को कॉल करती है। अतीका तो फ़ौरन उससे कहती है कि तुम्हारा चाचू कहाँ है, उससे मेरी बात करवाओ। तो शब्बो उससे कहते हैं कि मुझे तो इस बात का नहीं पता, वो कहीं चला गया। तो अतीका उससे कहती है कि अच्छा तुम ऐसा करो, ठीक है, अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तुम ऐसा करो कि साथ में मोहल्ले वाले डॉक्टर को ले आओ, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो बेहोश हो गई है। जैसे शब्बो ये बात सुनते हैं बेहोशी का लफ्ज़ तो उससे कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर अतीका उससे कहती कि ये सब कुछ मैं आकर तुम्हें आदर ही बताऊँगी, तुम ऐसा करो पहले डॉक्टर को ले आओ। जैसे शब्बो डॉक्टर को लेकर आ रहा होगा तो पूरे मोहल्ले वाले सारी बातें कर रहे होंगे उस डॉक्टर के ऊपर और उस शब्बो के ऊपर भी। जब डॉक्टर जा रहा होगा, पहले मोहल्ले वालों को थोड़ा सा 90% अगर शक था, जब डॉक्टर उस घर में जाएगा
जाएगा तो मज़ीद उनको 100% शक हो जाएगा कि वाकई कोई बात है। जो डॉक्टर जा रहा है तो लाजमी बात है किसी के घर में ऐसे कोई थोड़ी डॉक्टर जाता है। आपको पता है कि देहातों में ऐसे ही रिवाज होता है, और कोई अगर माशे के ऊपर है किसी चीज़ के ऊपर, जब और लड़के के ऊपर है लड़की के ऊपर बदनामी का दाग है तो मुश्किल वक्त में जितने भी लोग होते हैं वो साथ हमसाये वाले छोड़ देते हैं, उल्टा वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अजमीर साहब जाते हैं अपनी फुप्पो के पास, उसके सामने आंसू गिराना शुरू कर देते हैं, उससे कहते हैं कि फुप्पो जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मेरी बेटी के ऊपर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं अब अपनी बेटी का क्या करूँगा, कौन मेरी बेटी के साथ शादी करेगा, मेरी बेटी इतनी बुरी भी तो नहीं थी जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं। फुप्पो उसकी जैसे ये बात सुनती है तो वो चेहरे के ऊपर थोड़ी सी जो होती है परेशानी लाती है, और अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने जो मकसद हासिल करना था या जो चीज़ उसने हासिल करनी थी वो उससे हमेशा के लिए मिल चुकी है। वो अंदर से बड़ी खुश होती है, लेकिन अजमीर साहब बेचारा उसके सामने मजलूम बनकर बातें कर रहा होता है। उससे कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, या अपनी बेटी को क्या मुँह दिखाऊँगा, या पूरे मोहल्ले वाले को क्या मुँह दिखाऊँगा। उसकी फुप्पो उससे इधर से पुश करती है और उससे कहेगी कि भाई तू अब ऐसा कर, जो कुछ भी होना था वो जो हो चुका है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब यही हमारे पास हल है कि तुम अपनी बेटी की शादी करवा दो। जब ये बात अजमीर सुनेगा उसके जहन में अपनी फुप्पो की बातें बैठ जाएंगी। कोई पहले भी उसकी किसी बात पे इनकार नहीं करता था, और अब जब ये बात वो कहेगी तो अब तो मज़ीद उसकी बात वो 100% मानेगा और घर जाकर ये फैसला करेगा कि बस मैंने अब शादी करवानी है तैयबा की हर सूरत में। तैयबा के ऊपर इस वक्त ये जो मुश्किल वक्त है बहुत ज़्यादा आ चुका है, और इससे अब समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। अगर यहाँ पर रेहान होता तो हो सकता है कि रेहान के साथ ये बात कर लेती है, इसके साथ जो अपना जो भी दुख था वो शेयर कर लेती, तो इसका जो बोझ जितना भी था वो कम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर रेहान भी छोड़कर चला गया। अब पूरे घर वालों को, पूरे मोहल्ले को, हर किसी को पता चल चुका है कि अब तैयबा का किसी के साथ चक्कर था और इसका बच्चा भी था जो ख़त्म किया गया है। तो इस बात पे तैयबा को बार बार जो ख्याल आते थे या अभी आएंगे या मज़ीद इसके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा। मैं तो भी कहता हूँ कि यहाँ पर रईस को आ जाना चाहिए। रईस अगर आकर पहुँचेगा तो सब कुछ जाकर ये हैंडल कर लेगा, संभाल लेगा सब कुछ जाकर। रईस को भी यहाँ पर जाना था। लाजमी बात है ड्रामे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। रईस जब आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि तैयबा की शादी शब्बू के साथ हो गई हो या हालात इतने ख़राब हो चुके हों कि वहाँ पर रईस कुछ भी नहीं कर सके। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि अब जब डॉक्टर आएगा तैयबा का इलाज करवाएगा, उसके बाद जब अजमीर साहब आएगा तो अजमीर साहब का रिएक्शन क्या आएगा। क्या वो ये फैसला कर पाएगा कि अब तैयबा की शादी हमेशा के लिए होनी है, या अतीका पूरा जोर लगाएगी अजमीर साहब को रोकने के लिए, लेकिन अजमीर साहब उसकी क्या बात मानता है। क्या उसके साथ अब हमेशा के लिए उसकी बात मान कर तैयबा को रुकवा सकता है, या वो शब्बू के लिए हमेशा के लिए उसके साथ शादी करवाएगा, या क्या शब्बू उसके साथ अब शादी करेगा। जब शब्बू के सामने असलियत है तो शब्बू शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।